नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, यह है कहानी का आखिरी और सबसे ज़रूरी भाग। यदि आपने अभी तक इससे पहले के भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और अन्य भागों को देख लें। अब क्योंकि उनका पोता भी 10वीं क्लास में आ गया तो उनके लिए रोज़ इतनी दूर आना जाना बस का नहीं था और तरुण को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपने मम्मी पापा से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब से सुभाष जी घर पर बैठे तब से तो उनकी बहू रानी ने बिल्कुल हद करके रख दी। पहले तो सिर्फ सास तक सीमित थी, लेकिन अब अपने ससुर को भी कुछ न समझती, क्योंकि अब तो उसके ससुर भी कमा नहीं रहे थे और ना ही उसकी सास कुछ कर रही थी। हालांकि प्रेमलता जी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाया करती और घर के सदस्य होने के नाते जो भी घर में होने वाले काम होते हैं, सास ससुर घर के और बाहर के कामों में अपनी बहू की पूरी सहायता करते। प्रेमलता जी सब्जी काट कर आटा गूंथ कर घर के कपड़े धो देती, कभी कुछ और काम करवा देती और सुभाष जी बाजार से सब्जियां लाना हो, सामान लाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़कर आना हो, ऐसे काम देख लिया करते। लेकिन इतने पर भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी। वह अपने सास ससुर को बहुत परेशान रखने लगी थी। अब वे दोनों कई बार सोचते तो थे कि अपनी बहू की इन हरकतों के बारे में अपने बेटे से बात करें, लेकिन वह क्या ही कहते। पहले भी वह कई बार कह चुकी थी और जब भी वह कहती तभी तरुण मिष्टी से कुछ ना कुछ कहता था और उन दोनों के बीच तू मैं हो जाती, जिसके कारण उन दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते कि हमारे कारण हमारे ही बच्चों में दूरियां बन जाती हैं। फिर उन दोनों से कुछ भी कहना उन्होंने छोड़ ही दिया और सोचने लगे कि अब जैसे भी इतनी उम्र कट गई है, कुछ और साल की जिंदगी है, क्या पता कब ईश्वर क्या बुलावा आ जाए। अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोलना ठीक नहीं। इसीलिए वे दोनों चुपचाप सब सहने लगे। उनकी बहू ने उनके खाने पीने पर भी एक रोक सी लगा दी। कभी यह नहीं खाएंगे, कभी वह नहीं खाएंगे, कभी आपके लिए यह ठीक नहीं है, कभी वह ठीक नहीं है। ऐसा करते हुए उसने उनके हाथ से खाना छीनना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक बात सिर्फ प्रेमलता जी तक थी वह बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब जब यही बात उसने अपने ससुर जी पर भी लागू कर दी, जो कि प्रेमलता जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने बेटे से शिकायत करने की धमकी दी तो बहू रानी ने भी अपनी सास को कहा कि अगर तरुण से कुछ कहा तो बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाऊंगी और वापस मुड़कर भी नहीं देखूंगी। यह बात सुनकर सुभाष जी ने ही उन्हें समझाया कि रहने दो, कोई बात नहीं, इसके मुंह मत लगो तुम, और वैसे भी खाना तो हम खा ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि हम चटनी से खाएं या बढ़िया खाना खाएं। वे दोनों समझा रहे थे खुद को, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ उनके शरीर में दुर्बलता आती जा रही थी। बहू ने उन पर और अत्याचार शुरू कर दिया था। वह अब उन्हें सादा दाल रोटी ही दिया करती, उसमें भी कभी पानी ज़्यादा तो कभी नमक कम। ऐसे ही दोनों मन मारकर खाना खा लिया करते थे। लेकिन जब उनकी बहू अपने मायके जाती तो वे दोनों पति पत्नी अच्छे से अपने लिए बढ़िया चीज़ बनाकर खाया करते थे। पिछली बार जब उनकी बहू अपने मायके गई थी तो प्रेमलता जी ने अपने पति से कहा और बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनाकर अपने पति को भी खिलाई और खुद भी खाई। क्योंकि बहू का मायका थोड़ी दूर था तो वह अपने पति यानी तरुण को साथ लेकर ही जाती थी। बहू के जाने के बाद वे दोनों आज़ादी महसूस करते थे। तब वास्तव में उन्हें लगता कि यह उन्हीं का घर है, वरना तो बहू के सामने बस भीगी बिल्ली बनकर बेचारे बैठे रहते। खाने को जो दे दे वह ठीक, जो ना दे वह भी ठीक, क्योंकि बेटे की गृहस्थी उजाड़ना नहीं चाहते थे। और वह भी अब जब उसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो चुके थे, इस बार भी उनकी बहू को अपने मायके जाना था, तो इसीलिए वे दोनों इतने खुश थे
कि जैसे ही बहू घर से निकलेगी तो वे दोनों अपने मन का बनाएंगे खाएंगे। इधर बहू रानी जैसे ही अपने घर से निकली वैसे ही दोनों पति पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और खुश हो गए। प्रेमलता जी ने सुभाष जी को पैसे देकर बाजार से साग सब्जी और सामान लाने के लिए कहा और खुद घर पर सब्जी की तैयारी करने लगी। फिर से आज उन्होंने अपने लिए बढ़िया हलवा पूरी सब्जी और बढ़िया सा खाना बनाया। दोनों पति पत्नी बस खाने को बैठने ही वाले थे कि परोसी हुई थाल को छोड़कर उन्हें दरवाज़ा खोलना पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर कोई था। जैसे ही उन दोनों ने दरवाज़ा खोला तो वे दोनों चौंक गए और डर गए, क्योंकि दरवाजे पर उनके बहू बेटे खड़े हुए थे। उन्हें बेटे की चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी बहू, वह उन्हें ऐसे देखेगी तो क्या कहेगी। जैसे ही वह अंदर आई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर थाली में अपने लिए बढ़िया खाना परोसकर बैठे हुए हैं। यह देखते ही उसके कलेजे पर तो जैसे सांप लौट गया। गुस्से में अपने ससुर की ओर देखने लगी और बोली, अरे वाह, हमारी गैर हाजिरी में यहाँ तो चटकारे लिए जा रहे हैं। तरुण ने देखा तो तरुण हंसता हुआ बोला, अरे वाह पापा, हमारे जाते ही माँ ने आपके लिए इतना टेस्टी खाना बना दिया। माँ क्या बात है, आज तो वैसे कोई खास दिन भी नहीं है, फिर किस खुशी में आपने पूरी सब्जी बनाई है। चलिए मैं भी आता हूँ और आप लोगों के साथ बैठकर खाता हूँ। इतना कहकर तरुण हाथ धोने चला गया। तरुण के जाते ही मिष्टी गुस्से में तमतमाती हुई अपने सास ससुर की ओर बढ़ी और उसने उनके आगे रखी हुई खाने की थाल उठाकर फेंक दी और अपनी सास के बाल पकड़कर बोली, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ बहुत चटकारे ले रहे हो बुढ़े बुढ़िया। बुढ़ापे में ऐसा करते शर्म नहीं आती। बेटे बहू घर से निकले नहीं और तुम्हारी मौज मस्ती शुरू हो गई। थाल की आवाज़ सुनकर तरुण भी आ चुका था और मिष्टी को अपने माँ के बाल पकड़ता देख तरुण गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, यह क्या बदतमीजी है मिष्टी, तुम्हें माँ से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या। इतना कहकर गुस्से में तरुण ने मिष्टी को थप्पड़ मार दिया तो वह बोली, तो तुम्हारे माँ बाप को शर्म नहीं है, हमारे घर से निकलते ही अपने लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। मैं क्या पागल हूँ जो सुबह उठकर उनके लिए खाना बनाया। इस पर प्रेमलता जी को भी गुस्सा आ गया और बोली, बस मिष्टी, हमारे सब्र का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। हम जितना बर्दाश्त कर रहे हैं तुम उतना ही हमारे सर पर चढ़ती जा रही हो ना तो यह खाना तुमने बनाया है और ना ही तुम्हारे पैसों से आया है, तो किस बात का एहसान दिखा रही हो। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी मेहनत करने की, तो मैं अच्छे से जानती हूँ वह खाना कल रात का रखा है, जिसे तुमने सुबह अपने पति को दिखाने के लिए गर्म कर दिया। और हाँ, जिसे तुम खाना कह रही हो ना, अगर इतना ही स्वादिष्ट खाना है तो तुम खुद क्यों नहीं खा लेती। यह कहकर प्रेमलता जी ने अपनी बहू को उसी का बनाया हुआ खाना लाकर दे दिया और बोली, लो खाओ खाना और अपने पति को भी खिलाओ। खाती क्यों नहीं। कोई बात नहीं तरुण, बेटा तू खा ले। उन्होंने तरुण के लिए वह खाना रखा तो तरुण ने देखा कि वह रोटियां इतनी टाइट बनी हुई थी कि ढंग से चबाई भी न जा सके। इतनी मोटी मोटी रूखी सूखी रोटियां और दाल जिसमें ना तो तड़का लगा हुआ था ना ही ढंग से उसमें दाल ही थी। बस ऐसा लग रहा था कि दाल के नाम पर पानी उबाल कर रख दिया है। और यह सब देखकर तरुण मिष्टी को घूरते हुए बोला, क्या यही खाना तुम रोज़ मम्मी पापा को देती हो। मिष्टी कुछ न बोली तो चिल्लाता हुआ तरुण फिर से अपनी बात दोहराने लगा और बोला, क्या यही खाना तुम रोज़ मम्मी पापा को देती हो। मिष्टी ने जैसे ही हाँ कहा, तरुण ने एक और ज़ोरदार थप्पड़ फिर से उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, क्यों, क्या कमी है मेरे इस घर में जो तू मेरे मम्मी पापा को यह खाना देती है। मेरे घर में तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। फिर तूने क्या सोचा, फिर क्या सोचकर तू मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा बर्ताव करती रही। कभी सोचा भी है तूने कि क्या बीतती होगी उन पर।
आज के बाद यह खाना तू रोज बनाएगी और यह खाना तू खुद खाएगी। तुझे लगता है ना कि कोई परेशानी नहीं है खाने में? तो आ, तू खुद यह खाना खा और आज के बाद तू यही खाना खाएगी, वरना मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। यह कहते हुए तरुण ने उसके मुंह में खाना ठूंस दिया और उसकी धमकी सुनकर वह कुछ बोल न पाई। तरुण की दी हुई सजा न चाहते हुए भी उसे माननी ही पड़ी। तरुण की माँ ने बहुत मना किया, लेकिन उसने अपनी माँ को कहा कि आप इस बार कुछ मत कहिए। माँ, पहले ही आपने मुझसे इतना कुछ छुपाया और अब इसकी तरफदारी करने लगी आप। नहीं माँ, अगर इसे इस घर में रहना है तो यह भी ऐसा ही खाना खाएगी जैसा आप दोनों को खिला रही थी। अब तो सुभाष जी और प्रेमलता जी बढ़िया खाना खाते और अच्छे से रहते। तरुण सुबह शाम किचन में जाता, खाना देखता और अपनी पत्नी को अपने सामने खाने के लिए कहता। मिष्टी को वह खाना खाकर उल्टियां आने लगी थीं, लेकिन मजबूर थी। 2 दिन तक लगातार वह वही खाना खाती रही। एक ही हफ्ते में उसकी हालत बहुत बेकार हो गई। शरीर कमजोर और खाना खाने का उसका मन ही नहीं करता था। अपनी गलती का उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने सास ससुर के साथ कितना गलत किया है। खाने जैसी चीज के लिए उन्हें तड़पा कर रखा। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की। अगर वह चाहती तो हंसी खुशी अपने परिवार में रह सकती थी, लेकिन अपने सास ससुर को तंग करने में न जाने उसे क्या सुख मिलता था जो उसने ऐसा किया। लेकिन बहू के रंगों को देखते हुए सास ससुर दोनों ने ही अपनी जमा पूंजी बहू बेटे के हाथों नहीं सौंपी, बल्कि मृत्यु के समय तक उसे अपने पास ही रखा और बताया कि जो जेवर उन्होंने बनवाए थे उसके अलावा भी उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन वह उन पैसों को अपनी मृत्यु के समय तक भी अपने बेटे बहू को नहीं देंगी। यदि वे उनकी ढंग से सेवा करेंगे और ठीक से रखेंगे तभी वे उन्हें यह सब देंगी, और अगर नहीं करेंगे तो वह दोनों वृद्धाश्रम चले जाएंगे। अब मिष्टी को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी, तो मिष्टी रोती हुई तरुण से माफ़ी मांगने लगी और बोली कि आज के बाद घर में जो भी खाना बनेगा सबके लिए एक जैसा बनेगा। मुझसे गलती हो गई तरुण, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से माँ पापा के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगी और चाहो तो तुम हर एक चीज़ की निगरानी करना, लेकिन मुझे यह खाना मत दो, वरना मैं भूखी ही मर जाऊंगी। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सास ससुर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उन दोनों ने उसे उसकी इस गलती के लिए माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, यह था कहानी का अंतिम भाग। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी के अन्य भाग आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप कहानी के बाकी भाग देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।